गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। उसमें हम अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था ड्रग इंस्पेक्टर, देन डीटीए भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। देन हमने गवर्नमेंट एनालिस्ट भी पढ़ा है, सीडीएल, फंक्शंस ऑफ सीडीएल भी पढ़ा है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स व्हाट, कि अगर सपोज जिस भी पर्सन को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर सेल ऑफ द ड्रग्स करना है, तो उसके लिए उसे क्या लगेगा? सबसे पहले, ये तो हमें कॉमन मैन को भी पता चलता है कि उसे क्या लगेगा, सबसे पहले लाइसेंस लगेगा। अदरवाइज वो क्या नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकता, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, फिर सेल भी नहीं कर सकता जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। तो अगर आप सिंपली आप ये भी देखते हो, अगर आपको ड्राइव भी करना है, आपको गाड़ी भी चलानी है, तो उसके लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। तो हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लगता है। क्यों? अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइसेंस भी लगता है कि आपकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट है या नहीं, इसके लिए लगता है। और अगर हम ये देखेंगे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर सेल के लिए अगर लाइसेंस है, तो वो क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ताकि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल है, उसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर सके पर्सन्स को, कि उन्हीं पर्सन्स को वहाँ पर एंट्री मिलेगी जो क्वालिफाइड है, जिन्हें पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे वर्क करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग कैसे करना है। ये सब किसे पता रहेगा? जिस पर्सन ने उसका एजुकेशन लिया है, जिसके पास उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद उस पर्सन को लाइसेंस मिलेगा। तो लाइसेंस मिलने के बाद वो पर्सन कैसे वर्क करेगा? स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग करेगा। किसमें? आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर सेल में, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स व्हाट, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी हमें देखना है। और पहले हम देख लेंगे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स व्हाट। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसे कौन अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन अथॉरिटी कॉल्ड एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक अथॉरिटी को, उसे क्या कहा जाता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब उसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करता है? टू इशू लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। वो किसके लिए लाइसेंस इशू कर रहा है? इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ईच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अपॉइंट्स लाइसेंसिंग, LA मींस लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उनके स्टेट के लिए एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ठीक है। लेकिन वो इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का वर्क क्या रहेगा? वो क्या देखेगा? ही वुड लुक आफ्टर दी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब ये हो गया उनका वर्क, लेकिन वो कैसे करेगा? उनको क्या पावर है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज पावर टू इशू और रिफ्यूज लाइसेंसेस। वो क्या कर सकता है? इशू भी कर सकता है लाइसेंसेस को और रिफ्यूज भी कर सकता है। रिफ्यूज किन पर्सन्स को करेगा? जो पर्सन्स क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे पर्सन्स को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिफ्यूज करेगा लाइसेंस के लिए, ओके। रिफ्यूज लाइसेंस डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड, सैटिस्फाइड और नॉट। जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस है, अगर वो पर्सन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसे लाइसेंस इशू होगा। अगर वो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका लाइसेंस क्या होगा? रिफ्यूज होगा, ओके। देन उसके बाद अब आपका लाइसेंस बन चुका है, ठीक है। आपका लाइसेंस बनकर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, आपके डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में या फिर आपके सेल यूनिट में लग चुका है। उसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट किया, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स उल्लंघन करना, आपने किसी एक्ट को, आपने किसी लॉ को अगर ब्रेक किया, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी? लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑल्सो सस्पेंड लाइसेंसेस। क्या करेगा? वो लाइसेंस को सस्पेंड करेगा आपके, एंड गो टू इन कोर्ट। वो किस कहा जाएगा? कोर्ट में जाएगा, आपके खिलाफ वो क्या करेगा? केस दर्ज करेगा कि ये जो भी पर्सन जिन्हें हमने लाइसेंस अप्रूव किया था, वो पर्सन उन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के ऊपर नहीं चल रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट किया है, इसके तहत हम उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर रहे हैं, ओके। ये रहेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी। बहुत टाइम राइट और नोट ऑन लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी आता है, तो आपको ये पूरा उसमें लिखना है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स व्हाट, फिर उसका काम क्या है, देन उसका पावर क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। एक बार रिवाइज ले लेंगे।
सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक अथॉरिटी को, उसे क्या कहा जाएगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। देन उसका काम क्या रहेगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए। और अगर हम ईच स्टेट गवर्नमेंट अगर उसे फॉर्म करेगी तो उसका काम क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। एंड देन उसे कौन से पावर रहेंगे, इशू एंड रिफ्यूज लाइसेंस का पावर रहेगा। क्यों, अगर कोई पर्सन जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशन से उसे सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसका इशू होगा लाइसेंस, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसे कौन सा पावर है, वो क्या कर सकता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। क्यों, अगर प्रिस्क्राइब कंडीशंस पे अगर आप बेस नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको वो लाइसेंस सस्पेंड करेगा और कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ये हो गया लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब देख लेते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। मींस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अगर कोई इंस्पेक्टर बनेगा तो उसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। सबसे पहला, ही इज अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी, ऑब्वियसली। अब हम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में के बारे में बात करें तो वो पर्सन कहाँ करेगा, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इन मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन कौन सा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। कहाँ का, एक तो वो पर्सन फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन का होगा, या फिर होने के बाद उससे कौन सा स्पेशलाइजेशन रहेगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का या फिर माइक्रोबायोलॉजी का। लेकिन कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रहेगा। और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की रहेगी, इंडिया की, ठीक है। देन उसके बाद और उसे कौन सा एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ये तो एकेडमिक ये हो गया, उसे क्या एजुकेशन होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे उसे एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए। He has an experience in manufacturing or testing of DMC. उसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ DMC में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने इयर्स का, 5 इयर्स का। सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में से या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से या फिर मेडिसिन में से, या फिर उसे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। और उसे कितना ये होना चाहिए एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन कितने साल का, 5 इयर्स का, ठीक है। और इसके बाद प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट रिक्वायरमेंट्स एज टू बी एकेडमिक, as to be academic qualification shall not apply to inspector। अगर कोई पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखेंगे तो वो जो भी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगी वो इंस्पेक्टर, एज ए इंस्पेक्टर वो जो भी पर्सन रहेगा उसका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगा वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा इंस्पेक्टर के लिए। मीन्स उसे एकेडमिक्स में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उसका अगर एजुकेशन इतना है और उसे इतने साल का एक्सपीरियंस है तो वो क्या करेगा, अप्लाई कर सकता है एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। ये हो गया लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके, अंडर दिस एक्ट हु आर इन पोजीशन मीन्स अगर वो इंस्पेक्टर एज ए इंस्पेक्टर वर्क कर रहा है तो उसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स एकेडमिक्स में उसने वर्क करना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उससे अगर ये भी उसका क्वालिफिकेशन हो गया मीन्स ग्रेजुएट इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन तो उतना भी सफिशिएंट है। उसे क्या चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। ये हो गया लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके, थैंक यू।